नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने दिसंबर 2024 सीटेट संस्कृत का पाठ लेकर के। जो सीटेट में संस्कृत पूछी जाती है आपसे, तो उसके पैराग्राफ और जो पैडालॉजी पूछी जाती है संस्कृत संबंधित, उसके साथ उपस्थित हूँ। आज ये सीटेट संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे देखने से तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखें। शुरू करते हैं पाठ। धन्यवाद। पैराग्राफ है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखत। कह रहे हैं निम्नलिखित जो गद्यांश है उसको पठित्वा माने पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों का, माने कौन से 21 से लेकर के 128 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं इनको विकल्पात्मक उत्तर में उचित उत्तर जो है उनको चुन करके लिखना है। ठीक है, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं कि पैराग्राफ कहता क्या है। वृद्धा पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। वृद्धा पिता माने एक वृद्ध पिता है, वह स्वपुत्रान् माने अपने पुत्रों को कृषिकर्मणः कृषि कार्य के लिए, संचालनाय माने चलाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, भूयो भूय हमारे बार बार बहुत ज़्यादा प्रेरित माने प्रेरित करता है। किंतु सर्वे अपि अलसाः पुत्राः न शृण्वन्ति। किंतु माने लेकिन, सर्वे अपने सभी जितने भी उनके पुत्र 4 हैं वो क्या है, जो भी पुत्र हैं उनके वो अलसाः माने आलसी पुत्र हैं और न शृण्वन्ति माने उनकी किसी बात को नहीं सुनते हैं। तो एकदा सा वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। एक बार वह बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए, रोगी हो गए और शय्या आसीन माने शय्या पर आसीन हो जाते हैं। ठीक, सह कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धतायाः महत्वं बोधनाय उपायम अचिंतयत। करें वह कलहमानेषु माने उनके जो पुत्र थे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो कहें जो कलहमान पुत्र थे जो हमेशा कलह करते रहते, उन पुत्रों में संघबद्धताया के संघ को बांध कर माने इकट्ठा रहने के महत्व क्या है, यह बोधनाएं माने सिखाने के लिए उपायम अचिंतित माने उपाय उन्होंने सोचा। भाई उनके पुत्र थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उनको कि उस कलह से निकालने के लिए और एक संघ बना करके एक समूह में माने इकट्ठा रहने के क्या क्या महत्व है, साथ रहने का महत्व क्या है, इसका उपाय उन्होंने सोचा। क्या सोचा, सर्वान् अपि पुत्रान् आहूय सा एकस्मै सबद्धम दंडचतुष्टयं दत्वा और अवदत्। कह रहे हैं सर्वान् अपि सभी, पुत्रान् आहूय पुत्रों को बुला करके, सह माने उन्होंने, एकस्मै सुबद्धम माने एक सुबद्ध अच्छे ढंग से बंधे हुए, दंड चतुष्टयम माने 4 डंडे के एक गट्ठर को, दत्वा माने दे करके, अवदत माने कहा। क्या उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और एक दंड जो था, 4 डंडे थे उनको एक गट्ठर बना हुआ था, अच्छे तरीके से बंधा हुआ था, उनको बुला करके और उनसे बोला, क्या बोला, त्वम एनम भंजय, तुम सब इनको क्या तोड़ो। सह कथमपि भक्तुम ना शक्नोत। कह रहे हैं लेकिन, सह माने उनमें से, कथम माने किसी ने भी, भक्तुम ना शक्नोत माने उसको नहीं तोड़ पाया। तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, तदा तभी दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदिष्ट किया कि भाई एक एक करके उन्होंने सबको उचित दी। सोऽपि दंड चतुष्टयम भक्तुम समर्थः न जाता, लेकिन वह भी दंड चतुष्टयम तद दंड, उन दंडों के 4 डंडों का जो गट्ठर था उनको भक्तुम माने भंज करने में, उनको तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। यम एव दशा अपर द्वयोः पुत्रयोः अपि भवति। यमेव माने यह ही, यम एव यह ही, दशा माने दशा,
अपरद्वय हो, जो दूसरे और पुत्र बचे हुए थे, पुत्रयोः माने पुत्रों की, अपि माने भी, अवत माने हुई, वही दशा बाकी दोनों पुत्रों की भी हुई। तदा वृद्धा पिता सुबद्धम दंडचतुष्टयम निर्बध्य एकैकम दंडम पितृभ्यः दत्तवान। तदा माने तब वृद्ध पिता, उस वृद्ध पिता ने सुबद्धम दंडचतुष्टयम, जो अच्छे तरीके से बंधे हुए चार डंडे थे, उनको निर्बद्ध माने खोल करके, एक एकम माने एक एक दंड माने दंडा, पुत्रेभ्यः पुत्रों के लिए दत्तवान माने दिया। कहें जो खुले, जो इकट्ठे चार डंडों का गट्ठर था, उनको खोल करके प्रत्येक पुत्र को एक एक दंडा दे दिया। तम दंडम त्रोटयितुम स सर्वानपि आदिष्टवान। और तब उस डंडे को तोड़ने के लिए सर्वानपि माने सभी के लिए, आदिष्टवान माने आदेश दिया। तो उस दंडे सभी के लिए वो डंडे तोड़ने का उन्होंने आदेश दे दिया। सर्वे पुत्राः स्व स्वहस्ता स्थितं दंडम भक्तुम समर्था अभवन्। सर्वे पुत्राः, सभी पुत्र, स्व माने अपने अपने हाथ में जो स्थित दंड था उसको तोड़ने में क्या समर्था अभवन् माने समर्थ हो गए। उन लोगों ने, वो सबने अपने अपने हाथ में जो एक एक डंडा उन्होंने करके दिया था उनके पिताजी ने, वह सबने तोड़ दिया, समर्थ हो गए उसको तोड़ने में। तदा पिता कथितवान् यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयिष्यति। कह रहे हैं तब, तदा माने तब, पिता कथितवान्, पिता ने कहा, यदि यूयम माने तुम सब, पृथक पृथक माने अलग अलग, तिष्ठित माने रहोगे, तदा तब, कश्चित शत्रु कोई भी शत्रु, युष्मान माने तुम्हारे लिए, एक एकान एक एक करके, विनाशिष्यति माने तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हें मार देगा। अगर तुम सब चारों माने सब अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी शत्रु आएगा और एक एक करके तुम्हें मार के चला जाएगा, मार देगा। यदि यूयम सर्वे मिलित्वा सुबुद्धः तिष्ठत तदा कोपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशयति समर्था न भविष्यति। यदि यूयम माने तुम सब, यदि तुम सब, सर्वे मिलित्वा, सब मिलित्वा माने मिल करके, सुबद्धा माने अच्छी तरीके से संगठित होकर के, तिष्ठित रहोगे, तदा कोपि बाह्यजना, तदा माने तब, कोपि माने कोई भी, बाहरी आदि व्यक्ति, युष्मान विनाशति तुम्हारे विनाश के लिए, विनाशयितुम तुम्हारे विनाश के लिए, समर्था न भविष्यति माने समर्थ नहीं होगा। यदि तुम सब इकट्ठे मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा नष्ट, तुम्हें मार नहीं सकता है, या तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता विनाश तुम्हारा नहीं कर सकता है। तस्मात् दिवसात् सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः स्व स्वविचाराणि त्यक्त्वा परस्परं मिलित्वा गृहम् अवसन्। कह रहे हैं कि तस्मात् तब से, दिवसात् माने दिन से, उसी दिन से, सर्वे अपि चत्वारः सभी, चत्वारः पुत्राः चारों पुत्र, स्व स्वविचारान अपने अपने विचारों को त्यक्त्वा माने त्याग करके, जो लड़ाई झगड़े वाले विचार थे उनको त्याग करके, परस्पर मिलित्वा आपस में मिल करके, गृहे अवसन माने घर में रहने लगे। पितरम च सेवया स्वास्थ्यम अकुर्वन्, और पितरम माने पिता की, च माने और, सेवया माने सेवा से, स्वास्थ्यम अकुर्वन् माने स्वस्थ कराया। कहने और सबने मिल करके पिता का इलाज करा दिया और उनके स्वस्थ भी किया। ठीक, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 121 से लेकर 150 तक के 30 प्रश्न होंगे इसमें। प्रश्न 121 है, आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः कः शब्दः। आवाहन करके, इस अर्थ को कहने के लिए इस अनुच्छेद में जो प्रयुक्त शब्द है वह कौन सा है। ठीक है, क्या है? आदिशत है, आहूय है, अज्ञापयत है, अधावत है। तो देखिए, आदिशत माने आदेश करना होता है, तो ये नहीं है। आहूय माने बुलाना, अज्ञापयत माने आज्ञा देना, अधावत माने दौड़ा। तो क्या होगा? आहूय, आवाहन कृत्वा माने आवाहन करके, माने बुला करके। इसका अर्थ क्या होगा? बुला करके। तो करें इत्यर्थे, इस अर्थ में, इस अर्थ को आह्वान करके क्या हुआ? बुला करके, बुला करके, बुला के। ठीक है, बुला करके। और करें कि इसी अर्थ को देने वाला जो अनुच्छेद में शब्द आया है
वह क्या है। तो एक वृद्ध पुत्र ने अपने चारों पुत्रों को क्या किया, आहूय, पुत्रान आहूय, ठीक है, तो पुत्रों को बुला करके, ठीक, आहूय माने भी बुला कर, बुला कर या बुला करके हैं, बुला के कहा, तो आहूय। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा, ये वाला। आदशत भी नहीं है, अज्ञापयत भी नहीं है और दावत भी नहीं है। तो 121 का प्रश्न नंबर 2 हमारा सही उत्तर है, ठीक, 2 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर चलते हैं आगे। 122, प्रश्न नंबर 122 है, अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यांत पदम चुनुत। अधोलिखितेषु माने निम्नलिखित में, निम्नलिखित पदों में तुमुन प्रत्यांत, जो तुमुन प्रत्यय वाले पद हैं उनको चुनकर लिखना है। तो क्या है, भुक्त्वा, पीत्वा, भक्तुम, लिखित्वा। तो क्या तुमुन प्रत्यय का पद कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो देखो, भुक्त्वा में क्या है, क्त्वा प्रत्यय है, क्या है, क्त्वा प्रत्यय है। भुज धातु क्त्वा प्रत्यय, क्या हो जाएगा, भुज धातु और प्लस क्त्वा प्रत्यय, भुक्त्वा बनेगा, ठीक। पीत्वा में पा धातु है और क्त्वा प्रत्यय, पीत्वा। भंक्तुम में हुआ भज धातु प्लस तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। और लिखित्वा में क्या होगा, लिख धातु और क्त्वा प्रत्यय, ये लिखत्वा। तो क्या कर रहा है कि तुमुन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है इसमें। तो क्या है, देखो, भज धातु तुमुन प्रत्यय का है भंक्तुम, ये तीसरा, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। उत्तर हमारा कौन सा, तीसरा सही उत्तर है। 122 का आंसर नंबर 3, भंक्तुम। भज धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है भंक्तुम, ठीक। 122 का तीसरा आंसर हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 123, अधोलिखितेषु पदेषु क्त्वा प्रत्यांत पदम चुनत। अभी कह रहा तुमुन प्रत्यय वाला, अब कह रहा है कि क्त्वा प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, क्या है, क्त्वा प्रत्यय का शब्द कौन सा है। तो देखिए, आदाय, इसमें ल्यप प्रत्यय है, दा धातु से ल्यप, आदाय। द्रष्टुम में तुमुन, दृश धातु से दृश प्लस तुमुन। इसमें दत्वा में क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा, द धातु, द धातु प्लस क्त्वा प्रत्यय। अनुशासनम में, अनुशासन में दूसरा साम, अनुशासन, क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से करें, आदाय में है, नहीं है, क्त्वा प्रत्यय वाला प्रत्यय, क्त्वा में क्या होगा, तो आदाय भी नहीं है। द्रष्टुम, द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय, ये भी नहीं है। अनुशासनम में क्षत्रिय प्रत्यय है, ये भी नहीं है। वो ना कहो, अनादेश हो जाए, अनादेश हो जाता है, ठीक। तो दत्वा, दत्वा भी नहीं है, ये दत्वा है, दत्वा सही उत्तर हमारा। क्या है, दत्वा, द धातु से द प्लस क्त्वा, द से क्त्वा प्रत्यय बनेगा, दात्वा, ठीक है, दत्वा बनेगा। तो दा में क्त्वा प्रत्यय है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा 123 का क्या हो जाएगा, क्त्वा प्रत्यय वाला आदाय भी नहीं है, द्रष्टुम भी नहीं है, अनुशासनम भी नहीं है, क्या है, दत्वा। तीसरा हमारा सही उत्तर है, क्या है, तीसरा, दा धातु प्लस क्त्वा प्रत्यय, ठीक। चलते हैं 124, 124, पुत्रेभ्या इति पदे अनुच्छेद अनुसारेण का विभक्ति। तो पुत्रेभ्या में अनुच्छेद के अनुसार कौन सी विभक्ति है। तो पुत्रेभ्या, पुत्र के लिए, भाई पुत्रेभ्या ना, प्रथमा इसमें है नहीं, द्वितीया नहीं है, तृतीया में पुत्रेभ्या नहीं बनता है, और चतुर्थी में पुत्रेभ्या, क्या है, पुत्रेभ्या बहुवचन। पुत्र धातु से पुत्रः पुत्रो पुत्रः, पुत्रम पुत्रो पुत्र, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्र ही बनेगा। पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति किसका रूप है, चतुर्थी विभक्ति का रूप है। यहाँ क्या बनेगा, देखो, पुत्रः पुत्रौ पुत्रः, ये प्रथमा का। द्वितीय बनेगा पुत्रम पुत्रौ
पुत्रान। तीसरे में बनेगा पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैः। चौथे में बनेगा पुत्राय पुत्राभ्याम और पुत्रेभ्यः। ऐसे ये बनेगा। ठीक, तो क्या है, पुत्रेभ्याम में अनुच्छेद के अनुसार कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी है? ये वाली चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। ऑप्शन हमारा चौथा राइट आंसर है 124 का। आगे चलते हैं। सुबद्धम दंडचतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्। सुबद्ध अच्छे प्रकार से जो बंधे हुए चतुष्ट दंड थे, दंड चतुष्टयम चतुर्दंडों को कथम माने किस लिए, कृत्वा माने करके, एक एकम माने एक एक, दंडम माने दंड, पिता पुत्रेभ्यः पिता ने पुत्रों के लिए अयच्छत् माने दिया। किस लिए दिया? तो 125 निर्बंध्यम किस प्रकार से दिया? निर्बंध्यम त्यग अपवार्य जलेन अभिसिंच्य नीराजनम कृत्वा। नीराजनम कृत्वा तो कह दिया निर्बंध्यम माने अलग अलग, निर्बंध करके। सुबद्धम था, निर्बंध कर दिया, उसे अलग अलग करके दिया। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हुआ कि एक एकम कृत्वा, कथम माने किस प्रकार से, कहें सुबद्धम दंड चतुष्टयम अच्छे प्रकार से बंधे हुए चार दंडों को, कथम माने कैसे, कृत्वा माने करके, क्या करके या कैसे करके, एक एकम माने एक एक करके, दंडम दंड पिताया पुत्रेभ्यः पिता ने पुत्र के लिए अयच्छत् माने दिया। क्या करके दिया? निर्बंध माने खोल करके, निर्बंध माने एक एक करके खोल करके दिया। पहले बंधा हुआ था, सुबद्ध था, फिर निर्बंध कर दिया उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक राइट उत्तर है 125 का। आगे चलते हैं। 126 है यूयम इति पदम कस्मिन् पुरुषे अस्ति। तो प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, उत्तम पुरुष में है या वृद्ध पुरुष में है? यूयम, तो देखो प्रथम पुरुष में क्या होगा? सह तौ ते। मध्यम में त्वम युवाम यूयम। और उत्तम में हो जाएगा अहम आवाम वयम। अहम ऐसे कर दो। ठीक है, अहम आवाम वयम, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो वृद्ध पुरुष तो कोई पुरुष होता नहीं है, ये नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुआ? कहना है यूयम जो पद है, क्या है? यूयम जो पद है वह किस पुरुष में आता है? तो देखो प्रथम पुरुष में सातौते आता है, इसमें नहीं हुआ। मध्यम पुरुष में तुम युवाम यूयम, तुम माने तुम युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। तो यूयम पद पूछ रहा है, इसी में आया है। उत्तम पुरुष में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 126 का आंसर हमारा दूसरा सही उत्तर है। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के रूप हैं। किसके हैं? मध्यम पुरुष के। जब हम क्रियापद पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे मध्यम पुरुष में क्या है? अन्य पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष के लिए क्या है? अन्य पुरुष के लिए। सहा तो ते, वह वे दोनों वे सब। और जब मध्यम पुरुष में आते हैं तो तुम के लिए आता है, तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, खुद के लिए होता है मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक, तो ये मध्यम पुरुष का रूप है। तुम युवाम यूयम, यूयम पूछा जा रहा है तो यूयम क्या है? मध्यम पुरुष का रूप है। आगे चलते हैं। राइट आंसर हमारा दूसरा है 127। प्रश्न नंबर 127 है गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। जो गृहीत्वा है, गृहीत्वा इत पद का, इस पद का गृहीत्वा जो पद है इसका क्या है? विपरीत अर्थक, विपरीत अर्थ को देने वाला अनुच्छेद, माने अनुच्छेद, अनुच्छेद में प्रयुक्त जो शब्द है उसको चुनकर लिखना है। तो जो अनुच्छेद में आया था
उसको छोड़ करके, है ना, आया था ना कि उन सबको छोड़ करके सब इकट्ठे रहने लगे, परस्पर जो उनका विवाद था उसको छोड़ करके, त्याग करके। तो त्यक्त्वा क्या था, गृहीत्वा का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, त्यक्त्वा। गृहीत्वा माने ग्रहण करके, ले करके। गृहीत्वा का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना। और इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, छोड़ना। क्या होगा, छोड़ना। तो विपरीत अर्थ वाला पूछ रहा है इसमें, ठीक है, जो उसमें आया। दृष्टवा माने देखना या देख कर, ठीक। संघत्य मारना, संहार करना, ठीक है, मारना। आदाय लेना, इस तरीके से। तो क्या कह रहा है कि देखो, गृहीत्वा होता है ग्रहण करना, कहना गृहीत्वा का इस पूरे अनुच्छेद में एक विपरीत शब्द आया है, गृहीत्वा के अर्थ का उल्टा अर्थ देने वाला। तो क्या वो त्यक्त्वा है, क्या है, त्यक्त्वा है। दृष्टवा भी नहीं है, संगत्य भी नहीं है, आदाय भी नहीं है, क्या है, त्यक्त्वा। गृहीत्वा त्याग करना, लेना है, और त्यक्त्वा त्याग करना है, छोड़ना है, ठीक है। तो 127 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 128 है, स्वपुत्रान भूयो भूयः का प्रेरयति। स्वपुत्रान माने अपने पुत्रों को, भूयो भूया बार बार, बहुत ज़्यादा, कहा माने कौन, प्रेरित माने प्रेरित करता है। तो माता करती है, वृद्धा पिता करता है, भ्राता करता है, या मित्रम करता है। तो देखो पहली लाइन में आया था, एक वृद्ध पिता है जो अपने पुत्रों को बार बार प्रेरित करता है कि मेहनत कीजिए, अपने इकट्ठा रहिए, हैं। इस प्रकार की कहानी का सारांश ही यही है कि एक वृद्ध पिता अपने पुत्रों को, आलसी पुत्रों को बार बार उनको प्रेरित करता है। तो कौन है, माता नहीं है, वृद्ध पिता करता है, ठीक है, भ्राता भी नहीं है और मित्र भी नहीं है। कौन है, वृद्धा पिता। कहानी में ही ऊपर ही दिया है, वृद्धा पिता। एक वृद्ध पिता है, अपने पुत्रों से परेशान है, ठीक। वो अपने पुत्रों को इकट्ठा करने के लिए, उनको मेहनत करवाने के लिए बार बार प्रेरित करता है। तो एक बार बीमार हो जाता है, ये सब कहानी भी हमने आपने पढ़ी थी ना, उसी से लिया गया है कि कौन है जो अपने पुत्रों को बार बार प्रेरित करता है। तो कौन है, वृद्ध पिता। कौन है, वृद्ध पिता है, ठीक। तो आप अगर यदि आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लिया और उसको समझ लिया तो सारे उत्तर यहीं में होते हैं, पैराग्राफ से ही सारे उत्तर लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं है इसमें। पैराग्राफ को पढ़ना है, और पढ़ना नहीं आ रहा तो उसकी हिंदी को समझना है। जब तक आप हिंदी में समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, जब पढ़ाया जाता है सुनिए, समझिए, और फिर उसके उत्तर देखिए, कितने आराम से आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ है, अधोलिखिता नाम गद्यांशा नाम। अधोलिखित गद्यांश में 129 से लेकर के कहाँ तक, 135 तक। विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। माने विकल्पात्मक जो उत्तर हैं उनमें से उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। प्रश्न इस पैराग्राफ के आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर उनको दिए गए होंगे, तो उनको देखना है, ठीक है। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। देखो गद्यांश कहे क्या रहा है, गद्यांश को पढ़े बिना आप उत्तर नहीं दे सकते एकदम से, इसको पहले समझ लीजिए हिंदी में बढ़िया से, ठीक है। एकदा दरिद्रेभ्यः दातुम कंबला निरपेण चाणक्याय समर्पिता। देखो एकदा माने एक बार, दरिद्रेभ्यः माने दरिद्रों के लिए, दातुम देने के लिए, कंबला माने कंबल, निरपेण माने राजा के द्वारा, चाणक्याय माने चाणक्य के लिए, समर्पिता माने समर्पित किए गए। तो चाणक्यस्य उटजम नगराद बहि आसीत। जो चाणक्य से माने चाणक्य की, उटज माने कुटिया, कुटिया, नगराद माने नगर से, बहि माने बाहर, आसित माने थी। कहते चाणक्य की जो कुटिया थी वो नगर से कहाँ थी, बाहर थी। केचन चौराह कंबलान अपहर्तुम चिंतितवन्तः। माने केचन माने कोई, चौराह माने जो चोर थे, कंबलान कंबलों को, अपहर्तुम माने अपहरण करने के लिए, माने चुराने के लिए, चिंतितवन्तः माने चिंतित था, माने सोच रहा था। कोई चोर था जो कंबलों को छीनने के लिए, चुराने के लिए उसने सोचा। तो ते रात्रौ चाणक्य से उटजम प्राविशन। माने तो वे कौन, वे चोर जो थे, रात्रौ माने रात्रि में, चाणक्य से चाणक्य की, उटजम कुटिया में, प्राविशन माने प्रवेश किया। उन्होंने क्या किया, चोरों ने, कि चाणक्य की कुटिया में प्रवेश कर गए रात में। तत्र अतीव शैत्यम आसीत। क्या था, तत्र माने वहाँ, अति माने बहुत ज़्यादा, शैत्य माने शीतलता, आसीत माने थी, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। चाणक्य कटे सुप्तः आसीत। जो चाणक्य थे
कटेह माने चटाई पर, सुप्तः माने सोए हुए, आसित माने थे। तो चाणक्य कहाँ थे? चाणक्य चटाई पर सोए हुए थे। पार्श्वे कंबला नाम राशि है आसित, और पार्श्वे माने पास में ही जो कंबला नाम राशि, जो कंबल राजा ने दिए थे गरीबों में बांटने के लिए, वह बहुत सारे कंबल वहाँ रखे हुए थे। चौराणाम आश्चर्यम, चौराणाम चोरों के लिए क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? चाणक्य कंबलम बिना निद्राम करोति, चाणक्य क्या है? कंबलम बिना, कंबल के बिना निद्राम करोति मान सो रहे थे। चाणक्य कंबल के बिना निद्रा में थे, सो रहे थे। चौराह चौर कर्म ना कुर्बन, जो चोर थे उन्होंने क्या? चोर कर्म जो चोरी करने आए थे वो नहीं की। क्या किया? ते चाणक्यम प्रबोधितवन्तः, ते माने उन्होंने, चाणक्य माने चाणक्य से, प्रबोधितवन्तः माने पूछा। क्या पूछा? चौराह चाणक्य महोदय, चोर चाणक्य महोदय, चोर से चाणक्य महोदय, पार्श्वे कंबला नाम राशि, कि तुम्हारे पास तो इतने सारे कंबल हैं, कंबलों की राशि है आपके पास, पूरी भंडार है। शीतकाले भी वर्तते, और शीतकाल भी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तथापि त्वम किमर्थम भूमौ शयनम करोषि, तथापि माने फिर भी, त्वम माने तुम, किमर्थम माने किस लिए, भूमौ माने भूमि पर, शयनम करोषि माने शयन कर रहे हो। चोरों ने चाणक्य को उठाया और उनसे पूछा कि आप भाई इस तरीके से कंबलों, सारे कंबल हैं और ठंड में आप ऐसे ही सो रहे हैं, क्यों? आप ऐसे क्यों सो रहे हैं ज़मीन पे, पृथ्वी पे? तो चाणक्य कह रहे हैं, चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, कंबला दरिद्रेभ्य दानाय नृपेण दत्ता। जो चाणक्य कह रहे हैं, चाणक्य ने कहा कि कंबल कहाँ? दरिद्रेभ्य माने दरिद्रों के लिए, दानाय माने दान में देने के लिए, नृपेण दत्ता राजा ने दिए हैं। कंबल किसने दिए हैं? राजा ने दिए हैं कि जाओ दरिद्रों के लिए ये दे देना। तो श्व प्रभाते वितरणम करिष्यामि, तो श्व माने जो कल जो प्रभात होगा, सुबह सुबह उनका मैं वितरण करूँगा, उनको मैं गरीबों में बांटूंगा। तेषाम उपयोगाय नास्ति मम अधिकारः, तेषाम माने उनका, उपयोगाय माने उपयोग के लिए, नास्ति माने नहीं है, मम माने मेरा, अधिकार माने अधिकार, कि उनका उपयोग करने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं है। अहम विरक्तः सदा तृप्तः, मैं विरक्त हूँ और हमेशा तृप्त हूँ, मुझे इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है, मैं विरक्त आदमी हूँ, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से। इति श्रुत्वा, इतना श्रुत्वा माने सुनकर, चौराणाम लज्जा उत्पन्ना, वो जो चोर लोग थे उनको क्या बहुत ग्लानि महसूस हुई, बहुत लज्जा महसूस हुई। और अन्येषाम वस्तूनाम उपयोगेन अधर्मा भवति, और अन्येषाम माने दूसरों की, वस्तुना माने वस्तुओं की, उपयोगेन माने उपयोग से, अधर्मा भवति माने अधर्म होता है। कह रहा दूसरे की कोई वस्तु यदि किसी ने दी आपको, या किसी की वस्तु है, तो उसके उपयोग से बहुत, दूसरे की वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए बिना उसकी अनुमति के, नहीं तो ये बहुत बड़ा अधर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके संबंधित प्रश्न हैं वो देखते हैं। प्रवेशम अकुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन्? प्रवेशम अकुर्वन् 129 है। प्रवेशम अकुर्वन्, प्रवेश करके, इति पदस्य, इस पद के लिए, किम पदम, कौन सा पद इस अनुच्छेद में आया? प्रवेश करके, तो अनुच्छेद में कौन सा आया? आदशन, प्राविशन, अशिक्षयन, अपश्यन। तो आदशन नहीं है, ये तो आदेश के लिए है। प्राविशन माने प्रवेश किया, अशिक्षयन माने शिक्षित, अशिक्षित, और अपश्यन माने देखा। अशिक्षण माने शिक्षा नहीं है, ठीक है, शिक्षित हुआ, शिक्षा के लिए है। अपश्यन माने देखने के अर्थ में है। तो प्राविशन माने प्रवेश किया, प्रवेश करके, ठीक है, या प्रवेश किया। तो 129 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा सही उत्तर है। ठीक, प्राविशन माने प्रवेश करना, और प्रवेश कुर्वन्, प्रवेशम अकुर्वन्, प्रवेश किया, प्रवेश करके, प्रवेश करके, और प्राविशन भी हो जाएगा प्रवेश करके। भाई चोर थे ना, उन्होंने प्रवेश किया था उनकी कुटिया में कंबल चुराने के लिए। ठीक, तो कह रहा है कि इस अर्थ को देने वाला जो पद में शब्द आया है वो कौन सा है? तो प्राविशन आया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 130। सुप्तः इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः? सुप्त में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा है, तुमुन है, कता है, घय है। तो देखिए सुप्ता में कत्वा प्रत्यय नहीं है,
बनता सुप्त्वा, क्या बनता? सुप्त्वा। ठीक, तुम में होता तो स्वप्तुम, स्वपितुम, स्वपितुम ऐसे बनता। सुप्ता बना है, ठीक है, तो क्या है? सुप्तः। सुप्तः में क्या है? और घय हो जाता तो सौप्तिक, ऐसे सौप्त बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है? घय भी नहीं है, घय से हो जाता तो सौ आ जाता, सौ भागा बनता ना, सौपा बनता है इस तरीके से। तो क्या हुआ? इसमें कत्वा भी नहीं है, तुमुन भी नहीं है, क्या है? कत्वा भी नहीं है, तुमुन भी नहीं है, कता प्रत्यय है, घय भी नहीं है। तो सुप्ता, सुप धातु से कता प्रत्यय बनने के बनता है सुप धातु प्लस कता प्रत्यय बनेगा सुप्ता। क्या बनेगा? सुप्ता। ठीक, तो 130 का ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर है। आगे चलते हैं 131 की ओर। 131 समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। क्या? समीपे, समीप में माने समीप में, पास में, इति पदस्य इस पद का समानार्थक शब्द इस अनुच्छेदे अस्मिन्, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हमारे प्रयुक्त हुआ है, उसको चुनकर लिखना है। तो दूरे, अति दूरे, पार्श्वे, अस्मिन् ग्रामे। तो दूरे माने दूर, क्या हो जाएगा? दूर। और अति दूरे अधिक दूर, अधिक दूर। ठीक, पार्श्वे समीप में या पास में। ठीक, अस्मिन ग्राम में इस गांव में, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा कि समीपे माने समीप माने पास में या समीप में, इस पद का समानार्थक शब्द क्या है? क्या समानार्थक है? देखो, दूरे नहीं है, अति दूरे भी नहीं है, क्या? पार्श्वे माने समीप में, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 131 का हो जाएगा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, 131 का तीसरा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 132 चाणक्यः पुत्रः कुत्रः, चाणक्यः कुत्रः शयनं करोति स्म। चाणक्य माने चाणक्य, कुत्रः माने कहाँ, शयनम करोति इसमें सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? पर्यंकः वृक्षे जले भूमौ। पर्यंकः माने होता है बेडरूम, माने बेड कह सकते हो, पलंग कहते हो, पलंग पे, पलंग। वृक्षे वृक्ष में, वृक्ष पर। जले जल पर। भूमौ भूमि पर, भूमि पर। तो कहाँ? भूमौ सुपति, भूमि पर सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? भूमि पे। तो पर्यंक में भी नहीं थे, वृक्ष में भी नहीं थे, जल में भी नहीं थे। चाणक्य कहाँ? जमीन पे सो रहे थे और बहुत ठंड थी, कंबल भी ओढ़े हुए नहीं थे, वो भूमि पर सो रहे थे। 132 का ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही उत्तर है। क्या है? चौथा हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। दरिद्रेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेदम आधृत्य लिखत। दरिद्रेभ्यः माने दरिद्रों के लिए, दरिद्रों के लिए। इत्यस्मिन् इसमें, पदे माने पद में कौन सी विभक्ति है? अनुच्छेद के आधार पर लिखिए। तो देखिए, दरिद्रेभ्यः प्रथमा व्यक्ति तो नहीं है इसमें, ठीक, दरिद्र बनेगा भी नहीं। द्वितीय में भी दरिद्रेभ्यः नहीं बनेगा, सप्तमी में भी दरिद्रेभ्यः नहीं बनेगा। क्या होगा? चतुर्थी। अगर आपने रूप याद किए होते हैं, मान लो राम के भी रूप याद कर लिया आपने, तो सातों व्यक्तियों में आपको पता चल जाएगा दरिद्रेभ्यः या रामेभ्यः, रामा या रामात कैसे बनेगा। आप 2 तरीके से पेपर कर सकते हैं। एक तो अपनी बुद्धि से जो याद किया उससे लेकर के, और एक शेष न्याय। माने एक शेष न्याय क्या होता है कि देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे दरिद्रेभ्यः है, दरिद्रेभ्यः में भाई दरिद्रः, दरिद्रो, दरिद्राः इस तरीके से बनेगा, तो प्रथम में बनता ही नहीं है, वो इसमें नहीं बनेगा। द्वितीय में भी नहीं बनता है, तो वहाँ भी नहीं बनेगा। ठीक, सप्तमी में भी नहीं बनता है, दरिद्रे, दरिद्रयोः, दरिद्राणाम इस तरीके से, दरिद्रेषु ऐसे बनेगा। तो अब जब तीनों में नहीं है तो चौथा ही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगर आपको नहीं याद भी है तब भी आप लगा दोगे। ठीक है, जब 3 नहीं है तो चौथा तो होगा ही होगा। तो क्या है? चतुर्थी में क्या बनेगा? दरिद्राय दरिद्राभ्याम दरिद्रेभ्यः। क्या बनेगा? चलो लिख के दिखा देता हूँ।
दरिद्रः, दरिद्रौ, दरिद्राः। प्रथमा बनेगा, द्वितीय बनेगा दरिद्रम, दरिद्रौ, दरिद्रान। चतुर्थी बनेगा दरिद्रे, दरिद्रे, दरिद्रयोः, दरिद्रेषु, दरिद्रेषु। चतुर्थी बनेगा दरिद्राय, दरिद्राभ्याम, दरिद्राभ्याम और दरिद्रेभ्यः, दरिद्रेभ्यः। ठीक, क्या पूछा? दरिद्रेभ्यः किस का है? तो इसी का है, चतुर्थी व्यक्ति का है। ठीक है, दरिद्राय, दरिद्राभ्याम, दरिद्रेभ्यः चतुर्थी का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही उत्तर है 133 का। आगे चलते हैं। सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। करें सायंकाले माने शाम के समय, इस पद का विलोम शब्द इस अनुच्छेद में जो पीछे पड़ा था उसमें आया हुआ है, प्रयोग किया गया है, उसको चुनकर लिखना है। विलोम पद सायंकाले माने प्रभात काले होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मध्याह्न। सायंकाले माने शाम का समय, शाम के समय। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सुबह के समय, सुबह का समय। ऐसे इसका विलोम। अब इसको संस्कृत में देख लीजिए। मध्याह्न काले इसको होता है दोपहर का समय, अपराह्न काले दोपहर के बाद का समय, प्रभाते सुबह का समय, रात्रि काले रात का समय। तो क्या करा? सायंकाले का विपरीत विलोम पूछ रहा है। सायं का विलोम हो जाएगा प्रभाते, सायंकाले प्रभाते, शाम के समय का सुबह का समय, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो 134 का हमारा उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। 135 चाणक्याय कंबला केन दत्ता। चाणक्याय माने चाणक्य के लिए, कंबला माने कंबल, केन दत्ता किसके द्वारा, दत्ता माने दिए गए। चाणक्य के लिए कंबल किसने दिए? ठीक है, मनोहरेण, नृपेण, भृत्येन, चौरेण। तो मनोहरेण माने मनोहर ने, मनोहर के द्वारा। नृपेण माने राजा के द्वारा, राजा द्वारा दिए गए थे। भृत्य माने नौकर के द्वारा, नौकर के द्वारा, या चौरेण माने चोरों के द्वारा, चोरों के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए? तो किसने दिए थे? नृपेण ने, राजा ने दिए थे। मनोहर ने भी नहीं दिए थे, भृत्य ने भी नहीं, चोर ने भी नहीं। किसने दिए थे? राजा के लिए, कह चाणक्य के लिए कंबल राजा ने दिए थे कि आप जाके गरीबों में उनको बांट देना। ठीक, इसलिए दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। एक सौ छत्तीस जो है, संविधान के 343 का दूसरा अनुच्छेद अनुसारम, अनुच्छेद के अनुसार क्या है? हिंदी राज्य की भाषा है, हिंदी सहायक राज्य की भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राज्य की भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा अस्ति। संविधान के 343 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो हिंदी है वह कैसी भाषा है, ये पूछा जा रहा है। तो हिंदी कैसी भाषा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंदी राज्य की भाषा या नहीं है, हिंदी सहायक राज्य की भाषा अस्ति, ये भी नहीं है, हिंदी आंग्ल भाषा राज्य की भाषा अस्ति, ये भी नहीं है, आंग्ल भाषा राज्य की भाषा अस्ति, ये भी नहीं है, आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा अस्ति। क्या है? आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा, आंग्ल भाषा और सहायक राज्य की भाषा अस्ति। ठीक है, आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा अस्ति किसके अनुसार? संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार आंग्ल भाषा है वह कैसी है? सहायक राज्य की भाषा है। ठीक, ये सही उत्तर है। तो 136 का प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही है
क्या सही है कि आंग्ल भाषा जो अंग्रेजी भाषा है वह कैसी है, सहायक राज्य की भाषा है। ठीक, आगे चलते हैं। 137 प्रश्न नंबर 137 है, अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः किम निष्कर्षम नास्ति। निम्नलिखित में जो अभिजात भाषा का क्या पास नहीं है, तो समय की बात हो रही है यहाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 137 है, ये भाषायाः 1500 से 2000 वर्ष पुरातना इतिहासा लिखित साहित्यम अस्ति। कहीं भाषा का 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इतिहास जो लिखित है वह साहित्य है। ठीक है, और आगे क्या कहा है कि भाषायाः कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति। भाषायाः भाषा में कोई प्राचीन साहित्य महाकाव्य हैं, वही महाकाव्य हैं। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे, भाषा क्या है, अनुसूचित भाषा वर्ग में न स्यात् नहीं है। ठीक, और भाषायाः मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्धृत साहित्यम न स्वीकुर्यात्। 137 का कह रहे हैं भाषा के मौलिक साहित्य परंपरा है, इससे अलग भाषा वर्ग के लिए उद्धृत साहित्य का स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे, शेड्यूल्ड लैंग्वेज न स्यात्। अनुसूचित क्या नहीं है, किम निकषम नास्ति, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भाषा कैसी अनुसूचित भाषा वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। इसका पुराना इतिहास कितना है, 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्य है, और भाषा में कोई प्राचीन साहित्य महाकाव्यान भी हैं, और इस भाषा में क्या मौलिक साहित्य परंपरा ये भी सब कुछ है, क्या नहीं है, भाषा साहित्य। ठीक, भाषा कैसी है, अनुसूचित भाषा वर्ग, अनुसूचित भाषा वर्ग में नहीं गिनी। आगे चलते हैं। 138 क्या कहता है, देखिए, विद्यार्थीनां श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करने कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका है प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, या कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्नैः, और अधिकं मनोवचनार्थम अवसर प्रदानेन, और छात्रान् भ्रमणार्थम बहि नीत्वा। तो पहले हिंदी में देख लीजिए इनको। कहें विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन हम कैसे कर सकते हैं, प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, माने प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं, या कथा का वर्णन करके तदुपरि बोधपरक प्रश्नों के द्वारा दे सकते हैं कि कथा का किसी वर्णन करके, और अधिक मनोवचनार्थ मनोवांछित अवसर प्रदान करके कर सकते हैं, या छात्रों के भ्रमणार्थम माने बहि नीत्वा, छात्रों को भ्रमण के लिए बाहर चुन कर ले जाकर उनको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 138 का दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा। प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसके द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। श्रवण कौशल का आकलन की बात हो रही है कि भाई श्रवण कौशल का आकलन कैसे कर सकते हैं हम, कि वो सुनने में कितना सही है। तो कैसे, कथा का वर्णन करके उसके ऊपर बोधपरक प्रश्न भी दिए जाएं, तो हम उसका आकलन सही से कर सकते हैं कि उसने श्रवण कौशल को कितने अच्छे से सीखा है, किसी चीज़ को सुनने में वो कितना दक्ष है। ठीक है, तो कैसे कर, कथा का वर्णन करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 138 का दूसरा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 39 पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षका ध्यानं दद्यात्। पठन के प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए, भाषायाः वर्णमालायाः कंठस्थीकरणे, भाषा की वर्णमाला के कंठस्थीकरण में, या पठनस्य प्रवाहे, पढ़ने की प्रवाहित में, किस प्रकार से पढ़ रहा है, तेज प्रवाह में, या अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि के समन्वय में, या पठनस्य शुद्धतायाम, या पढ़ने की शुद्धता में। तो 139 का ऑप्शन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पढ़ने के लिए प्रारंभिक स्थिति जो है, भाई जो बच्चा बालक होता है छोटा सा, उसकी बारे में बात हो रही है यहाँ कि प्रारंभिक स्थिति में क्या करना चाहिए। तो अक्षर ध्वनि का समन्वय क्या होना चाहिए। तो भाषा तो बहुत बड़ी बात है, बात की बात है, भाषा वर्णमाला कंठस्थीकरण तो बात है, पहले वो बोल पा रहा है, कितना बोल पा रहा है शुद्ध तरीके से, उनका समन्वय बिठाना है हमें ना। तो अक्षर ध्वनि और समन्वय को पहले ध्यान देना चाहिए हमें। तो भाषा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
और पठन शुद्धतायाम भी नहीं होगा। ये बाद की बातें हैं सब। तो अक्षर ध्वनि का अक्षर क्या बोले, ध्वनि कैसी है, इनका समन्वय बिठाना हमें सबसे पहले, यही प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, 139 का तीसरा हमारा राइट आंसर है। क्या है? तीसरा हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 140 श्रवणम पठनम चैव। श्रवण पठन चा और एवं ही, श्रवण और पठन ही क्या है? ग्रहणात्मक कौशल में है, अभिव्यक्तात्मक कौशले अभिव्यक्तात्मक कौशल में है, या रुचि उत्पादक कौशले रुचि उत्पादक कौशल में है, या चिंतनात्मक कौशले चिंतनात्मक कौशल में है। कि श्रवण और पठन किस में है, ये पूछ रहा है। सुनना और पढ़ना, ठीक है, किस में है? तो देखिए 140 में किस में है? देखिए ग्रहणात्मक कौशल कैसे में, किस में है? ग्रहणात्मक कौशल में है, कि ग्रहण करने का कुशलता भी सुनेगा फिर उसको पढ़ेगा, तो पहले ग्रहण ही तो करना पड़ेगा उसे। अभिव्यक्तात्मक कौशल में नहीं होगा, क्योंकि रुचि उत्पादक कौशल में भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। किस में है? ग्रहणात्मक कौशल है। क्या है? 140 का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रहणात्मक कौशल। ठीक, 140 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। कि भाई ग्रहणात्मक कौशल किसमें, ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो सुनने की और पढ़ने की दोनों क्षमता उसमें आ जाएंगी। भाई सुनने, अच्छे से सुनने का, ग्रहण कर, सुनकर ही तो ग्रहण करेगा, तभी तो वो पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, फिर वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ग्रहणात्मक कौशल में होना चाहिए। चलते हैं 141। युव लेखका नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रिया कुर्यात। युव लेखक माने जो नए नए लेखक हैं, उनके लिए लेखक का नाम आवश्यकता के अनुसार शिक्षिका की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शिक्षिका को क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? तय कृतानाम व्याकरणगत त्रुटीनाम विस्तृत प्रतिपुष्टि दत्वा। करें उनके लिए क्या? व्याकरणगत त्रुटियों के विस्तृत प्रतिपुष्टि दे करके, या तय सम्यक कार्यम कृतम प्रति प्रशंसा कृत्वा, उनके द्वारा सम्यक कार्य को करके उनकी प्रशंसा करके, तेषाम कृतिभ्या, उनकी कृतियों के लिए उद्धरण कृत्वा, उद्धरण करके, विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा, विशिष्ट टिप्पणी दे करके, या त्रुटिनाम अपेक्षा कर्तुम निर्देश, या त्रुटियों की उपेक्षा करते हुए उनको निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है, या कक्षायाम तेषाम उल्लेखनार्थम सम्माननम कृत्वा, या कक्षा में उनका उत्तम लेखन के लिए सम्मान करके। तो कहें कि जो नए नए लेखकों के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षा की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, जो नए नए लेखक हैं। तो 141 में क्या होना चाहिए? देखिए तय सम्यक, तय कृता नाम व्याकरण त्रुटि नाम, ये नहीं होना चाहिए। उनके लिए सम्यक कार्य कृतम इति प्रशंसा कृत्वा, उनने जो अच्छा कार्य किया उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल करनी चाहिए। तेषाम कृतव्या, उनकी कृतियों के लिए उद्धरण कृत्वा, उद्धरण करके विशिष्ट टिप्पणी देता, और विशिष्ट उनको टिप्पणी भी देनी चाहिए। उनकी जो कृति लिखी है या कुछ भी लिखा है, उनके लिए भाई उदाहरण बनाना चाहिए, उदाहरण करके, और उनको एक विशेष टिप्पणी देनी चाहिए कि भाई इस प्रकार की कमियां हैं, कोई भी चीज़ है, कुछ भी बताना, टिप्पणी के रूप में उनको बतानी चाहिए। ये एक शिक्षक का महत्व है। ठीक, बाकी के ये नहीं है। तो 141 का ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही उत्तर है। 142 देखिए 142 अधस्तनेषु किं भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते। अधस्तनेषु निम्नलिखित में कौन भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः, भाषा अधिग्रहण अधिगम की मूलभूत, पार्थक्यम माने पृथकता है। तो क्या है भाई पृथकता क्या है? निम्नलिखित में भाषा अधिग्रहण अधिगम, भाषा को सीखने का जो अधिगम है, ग्रहण करने की, अधिगम को सीखना है, अधिगम को ग्रहण करना है, उसका मूलभूत पृथकता क्या है? तो प्रभा शुद्धता चा, प्रभा और शुद्धता, भाषाया सामुख्यम, भाषा का सामुख्य, शुद्धता वेग चा, शुद्धता और वेग, और वेग उच्चारणम चा, वेग और उच्चारण। तो उसमें 142 का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? देखो भाषा अधिक, फिर से पढ़िए, देखिए निम्नलिखित में क्या है? भाषा के अधिग्रहण को अधिगमय हो, भाषा के अधिगम को अधिग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए मूलभूत पृथकता क्या है? तो भाषाया सामुख्यम, भाषा का सामुख्य, एक्सपोजर टू लैंग्वेज, भाई उसका सामुख्य होना चाहिए। प्रवाह भी नहीं है, शुद्धता भी नहीं है, वेग भी नहीं है। अधिग्रहण करने के लिए क्या सामुख्य होना है? भाषा के भाई सामुख्य तो होगा यही। तो ऑप्शन नंबर 142 का 2 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। मातृभाषायाः
संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु कः उक्ति न समीचीना। मातृभाषायाः मातृभाषा में मातृभाषा के संसाधन के रूप से प्रयोग दृष्टया प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी युक्ति समीचीन नहीं है, न समीचीना। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। एषा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायं करोति। एषा यह बालानाम माने बालकों की अधिगम्य चिंतन संप्रेषण में सहाय करती है। और तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायाम उनके अर्थबोध की प्रक्रिया में मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति। उनकी अर्थबोध की प्रक्रिया में और मातृभाषा के गुणात्मक भूमिका में निर्वहन करती है। या शिक्षण विधीनाम विस्तार्यम मातृभाषा सहायं करोति। शिक्षण विधीनाम विधि में विस्तारार्थम विस्तार के लिए मातृभाषा सहायं करोति मातृभाषा की सहायता करती है। या मातृभाषा सहायता करती है। या द्वितीय भाषायाः दूसरी भाषा की उपेक्षा कर्तुम उपेक्षा करने के लिए मातृभाषा सहायं करती है। मातृभाषा सहायता करती है, सहायक होती है। तो 143 का हो जाएगा चौथा कि मातृभाषा संसाधन रूपेण मातृभाषा के संसाधन के रूप में प्रयोग दृष्टि के लिए कौन सी युक्ति समीचीन नहीं है। तो यही युक्ति समीचीन अच्छी ठीक नहीं है कि द्वितीय भाषाया उपेक्षा कर्तुम द्वितीय भाषा की उपेक्षा करने के लिए मातृभाषा सहायक होती है। ये नहीं है क्योंकि वही मातृभाषा इसलिए सहायक थोड़ी है किसी भाषा की आप उपेक्षा करेंगे। ठीक, यही उत्तर इसका सही नहीं है। ठीक है, तो ये है समीचीन कौन सा नहीं है, ये चौथा ऑप्शन समीचीन नहीं है। तो 143 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 144 प्राथमिक स्तरे बालस्य विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर में बालस्य माने बालकों के भाषा विकासार्थ भाषा के विकास के लिए सर्वतो सबसे महत्वपूर्ण क्या है। व्याकरण से ज्ञानम, भाषा समृद्धम वातावरणम, भाषायाः पाठ्यपुस्तकम, बालस्य आकलनम। तो सबसे ज़्यादा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है प्राथमिक स्तर पे। तो व्याकरण का ज्ञान ये नहीं है। भाषा समृद्धम वातावरणम कैसा होना चाहिए, भाषा का समृद्ध वातावरण तो होना ही चाहिए। भाषायाः पाठ्यपुस्तकम भाषा की पाठ्यपुस्तक ये तो बात की बात रही। बालस्य आकलन बालक का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों के भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाषा समृद्धम वातावरण। भाषा से समृद्ध का वातावरण बहुत आवश्यक है, तभी भी बालक करके सीखता है, अनुकरण से सीखता है। जब उसका वातावरण उसको मिलेगा उसी तरीके वो सीख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही उत्तर है 144 का। आगे चलते हैं 145 पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्र का आधान पोर्टफोलियो एक उदाहरण है, काय का है, स्वतः आकलन का है, शिक्षकाकलन से शिक्षा आकलन का है, उभयम स्वतः आकलन से शिक्षा आकलन से चा, और राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से माने आकलन का है। तो काय का है, पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। पोर्टफोलियो एक उदाहरण है, किसका है। तो 145 का जो आंसर होगा हमारा स्वतः आकलन से इसका नहीं है, शिक्षक इसका मतलब है वैसे, और शिक्षक आकलन से इसका भी है। तो दूसरा का उभय स्वतः आकलन से और शिक्षक आकलन से चा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, उभय स्वतः आकलन से, दोनों अपने आप का आकलन और शिक्षक का आकलन दोनों ही इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर है। वर्ग पहेलिका क्रीड़ा वर्धयति। वर्ग पहेलिका क्रीड़ा, जो क्रीड़ा है वो किसको बढ़ाती है। भाई जो वर्ग पहेलियाँ होती हैं वो किस चीज़ को बढ़ाने में सहायक हैं, श्रवण कौशल में, लेखन कौशल में, शब्दज्ञान में, साहित्यिक अर्थम में। तो किस चीज़ को उसको बढ़ाने के लिए वो करती है, सहायक होती है। 146 का 146 में वर्ग पहेलिका जो है किसको बढ़ाती है,
श्रवण कौशल को नहीं बढ़ाती है, लेखन कौशल को भी नहीं बढ़ाती है, क्या होगा, शब्द ज्ञान साहित्य को भी नहीं बढ़ाती है। 146 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शब्द ज्ञान को, जो वर्ग पहलिकाएँ होती हैं भाई, वर्ग पहलिकाओं में क्या होता है, अक्षरों को मिला मिला के शब्द बनाने होते हैं, ठीक है, जो सुडोकू टाइप के आते हैं, पेपरों में भी आते हैं, न्यूज़पेपर में, तो उन्हीं की बात कराया कि जो वर्ग पहली होती है भाई, ऐसे वर्ग दे दिए इस तरीके से, और उसमें आपको इस तरीके से ये लिखा हुआ होते हैं ना, ये वर्ग टाइप के होते हैं ये, और उनको 3-3 4-4 शब्दों को मिला करके शब्द बनाने होते हैं इस प्रकार से। ये कुछ यहाँ इनको मिला दीजिए तो कोई शब्द बन गया, फिर ऐसे मिला दिया कोई शब्द बन जाएगा, इस तरीके से मिला दिया, तो ऐसे करके ये सब मिला मिला के जो बनाना होता है वो शब्द ज्ञान के लिए होते हैं, ठीक है। किस लिए होते हैं, शब्द ज्ञान के लिए वो होते हैं, वही वर्ग पहली होती है, ठीक है। 146 का ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संभाषण कौशलस्य गतिविधेः आकलन समये अधोलिखितेषु किं न आवश्यकम्। कहें संभाषण कौशल की गतिविधि में आकलन के समय में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है। तो कौन, ध्वनि नाम, शब्दानाम, उच्चारणम, क्या ये आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। और संदर्भ आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोग, और संदर्भ से संबंधित जो भाई शब्द आ रहे हैं उनके उचित प्रयोग, ये भी आवश्यक है। तो शब्दकोशस्य उपयोग, भाषण स्पष्टता, भाषण की स्पष्टता, कहें संभाषण कौशल की बात हो रही है यहाँ। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है सामने मंच से, उसके लिए कौन सी बात आकलन के समय में उपयोगी नहीं है, आवश्यक क्या नहीं है, देखो ध्वनि और शब्दानाम उच्चारण, ये तो उपयोगी है ही, और संदर्भ आगतानाम शब्दानाम, ये भी उपयोगी है, भाषण की स्पष्टता भी होनी चाहिए। तो शब्दकोश, इसकी आवश्यकता नहीं है, शब्दकोश की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जब बोल रहा होता है उसे शब्दकोश थोड़ी चाहिए होते हैं, वहाँ डिक्शनरी थोड़ी चाहिए होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तीसरा शब्दकोश से, शब्दकोश की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्वनि, कोई व्यक्ति बोलेगा तो भाई ध्वनि और शब्द का उच्चारण तो चाहिए। संदर्भगत जो शब्द आ रहे हैं उनको उचित रूप से भी प्रयोग करना आता हो उसे है, और संभाषण की स्पष्टता भी होनी चाहिए। संभाषण कौशल में भाषण की क्या नहीं चाहिए, तो डिक्शनरी नहीं चाहिए, वहाँ डिक्शनरी का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 147 का तीसरा सही उत्तर है। 148 भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनमस्ति। भाषायाः, भाषा के अक्षर ध्वनि संबंध के स्थापन द्वारा पढ़ने की अध्यापनम अस्ति। पढ़ने का पठन के अध्यापन की, और अध्यापन है, पढ़ना और अध्यापन क्या है, ठीक है। तो भाषा के अक्षर ध्वनि संबंध, भाषा के अक्षर और ध्वनि संबंध की जो स्थापन है, ठीक है, दोनों ध्वनि का और अक्षर का दोनों की जो संबंध है वो पढ़ने के द्वारा अध्यापन है, क्या है, ये है क्या, तो कौन सी विधि है वो ये पूछना चाह रहा है। वो पढ़ने की जो विधि है वो कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है, शाब्दिक विधि है, समग्र भाषा विधि है, या आंशिक भाषा विधि है, क्या है। तो भाषा, यहाँ क्या बात कहाँ हो रही है, भाषा में अक्षर ध्वनि का जो संबंध है वो कौन सी विधि से होता है। तो एक यहाँ कौन सा, शाब्दिक, शब्द भाई अक्षर और ध्वनि किस में हो जाएगी, फोनिक मेथड, माने शाब्दिक विधि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई, कौन सी विधि हो जाएगी, भाषा में अक्षर और ध्वनि, अक्षर और ध्वनि, भाई शब्द तो बनेंगे, तो शाब्दिक विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि भी नहीं होगी, समग्र भाषा विधि भी नहीं होगी, आंशिक भाषा विधि भी नहीं होगी, क्या हो जाएगी, शाब्दिक विधि। शब्दों के ही शब्द तो बनते हैं वहाँ भाई, अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शाब्दिक विधि हो जाएगी, ठीक। आगे 149 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, ठीक। 49 पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम इत्युक्ते, पाठ्यपुस्तक से बहिर्गमन, बाहर जाना, गोइंग, टेक्स्ट बुक में इत्युक्ते, ये क्या कहा गया है, पाठ्यपुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधनम, पाठ्यपुस्तक को छोड़ करके पूरक पाठन सामग्री के प्रबंधन की बात है। या पाठ्यपुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा तथा बहिर्गमनम,
क्यों पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके उससे बाहर की बात है, बाहर जाना, या पाठ्य पुस्तक केंद्रीय ज्ञानम स्यात्, या पाठ्य पुस्तक से केंद्रित ज्ञान है, या पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धेत, पाठ्य पुस्तक से बाहर जा कर के छात्रों के भार को अधिक नहीं बढ़ाने चाहिए। तो क्या है पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना ये क्या कहलाता है, ठीक है, या क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, ये बातें हो रही हैं। तो 149 का क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य, पाठ्य पुस्तक को छोड़ करके पूरक पाठन सामग्री प्रबंधनम, पूरक पाठन सामग्री का प्रबंधन होना चाहिए, ठीक, बाकी के ये नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही उत्तर है इसमें। 150 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, शिक्षकः तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनः एकम आवरकम निर्मातुम निर्देशित ददाति। कह रहे हैं कि शिक्षक तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के लिए एक आवरक, एक मतलब चित्र बनाने के लिए निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देश से पालन करते हो, विद्यार्थी क्या करता है, निर्देश का पालन करता है। भाषा कक्षायाम एवं विधि गतिविधि सहायम करिष्यति, कह रहे हैं भाषा की कक्षा में इस प्रकार की जो विधि है और गतिविधि जो है उसकी सहायता करेगी, कैसे सहायता करेगी, तो लेखन कौशल विकास में सहायता करेगी, या संभाषण कौशल में सहायता करेगी, संभाषण कौशल विकास में सहायता करेगी, या श्रवण कौशल विकास में सहायता करेगी, या तेषाम सर्जनात्मकताया विकास है, किस चीज़ में वो उसमें सहायता करेगी, कौन सी विधि में। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, वो मेरी लेखन कौशल में नहीं करेगी, संभाषण कौशल में भी नहीं करेगी, किस में करेगी, श्रवण कौशल विकास है, श्रवण कौशल के विकास में। क्या कहा, विद्यार्थी को निर्देश देती है, क्या करती है, निर्देश देती है कि विद्यार्थना निर्देश से पालन, और विद्यार्थी क्या करता है, उसके निर्देश का पालन करता है, सुन करके उसकी बात सुनता है, उसकी बात के पालन करने लगता है। तो कैसा श्रवण कौशल का विकास होता है, उसने सुन के तो काम किया है ना, ठीक है। तो लेखन भाई चित्र बनाने के लिए कहा गया तो चित्र बनाने लगा, जो उसे कहा गया उसने जो सुने शब्द उसके अनुसार वो कार्य करने लगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।